हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय अनदर रिवीजन ऑडियो जो कि है चैप्टर नंबर 21 ई वे बिल। जो कि ये सारे रिवीजन ऑडियो नवंबर 24 जो भी ऑनवर्ड एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ई वे बिल क्या होता है? रिसिप्ट और अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कैरियर गिविंग डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इसमें डीआई होता है, डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू द शिपमेंट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स। यानी कि इसमें कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बताया जाता है। डिटेल्स होता है कंसाइनर, कंसाइनी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द कंसाइनमेंट, कहाँ से शुरू हुआ, डेस्टिनेशन, रूट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है और इसका फॉर्म नंबर होता है जीएसटी EWB, यानी कि ई वे बिल 01 ऑन द कॉमन पोर्टल। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉस्ट करता है, जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग है 50,000 से ज्यादा, उन सबको क्या करना पड़ता है? इन रिलेशन टू द सप्लाई और फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, या फिर ड्यू टू इनवर्स सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने अगर परचेज किया है तो दैट शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेट गुड्स। वो हम लोग को पार्ट ए में देगा, जीएसटी EWB 01 फॉर्म जो है उसमें बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट, यानी कि बिफोर कमेंसमेंट हम लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इस फॉर्म में। एंड ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000, और उसमें क्या है? इंक्लूड्स जीएसटी अमाउंट एज वेल। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन में दे रखा हो और अगर जीएसटी वैल्यू नहीं दे रखी हो और अगर अपन को बोल रखा हो कि हाँ ये नहीं है, तो उस हिसाब से देखेंगे। बट अगर अपन को ये बोल दिया कि 50,000 से ज्यादा है और इंक्लूड जीएसटी, तो उसको रहने दो, क्योंकि जीएसटी यहाँ पे सिर्फ ई वे बिल के लिए हम लोग जीएसटी को इंक्लूड करते हैं, बट एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ द एग्जाम सप्लाई ऑफ द गुड्स। यानी कि इसमें क्या है कि एग्जाम सप्लाई जो है वो नहीं आएगा। सिचुएशन वेयर ई वे बिल नीड्स टू बी इशूड इवन इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। क्या अगर 50,000 से कम है तब भी हम लोग को कई बार क्या है, ई वे बिल जो है वो इशू करना पड़ता है। गुड्स आर सेंड बाय अ प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट और यूटी टू अ जॉब वर्कर इन दी अदर स्टेट और यूटी। अगर जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में है तो ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? ई वे बिल शैल बी जनरेटेड आइदर बाय द प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर इफ रजिस्टर्स। और या फिर दूसरा केस है हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट या यूटी टू अनदर स्टेट या यूटी बाय अ पर्सन हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है बट वो क्या कर रहा है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है वन स्टेट से दूसरे। तो यहाँ पे चाहे 50,000 से कम वैल्यू है तो भी हमें ई वे बिल को करना पड़ेगा। फिर हमारा आता है ई वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। ए ने ऑर्डर करा है बी और ए कॉज कर रहा है, और ए ने ऑर्डर किया बी को और बी कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज, मतलब कि बी सी को दे रहा है। तो फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स जो कि इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बी टू सी का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? ए ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो यहाँ पे है ना, आइदर ए और बी दोनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है हमारा ई वे बिल, बट इट मे बी नोटेड दैट ओनली वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। एक ही ई वे बिल अगर कर दिया तो भी बहुत है। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो मैंने पार्ट ए में आपको पहले ही बता दिया कि पार्ट ए में हम लोग को GSTIN ऑफ द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट बताते हैं। इसमें प्लेस ऑफ डिलीवरी भी बताते हैं, पिन कोड बताते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा टू बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉस्ट कर रहा है, जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है, 50,000 से ज्यादा है। और पार्ट बी जो होती है हमारी वो आती है, उसमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स आती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट और डॉक्यूमेंट नंबर, गुड रिसीप्ट नंबर और रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर, बिल लीडिंग नंबर, व्हीकल नंबर इन केस ऑफ द ट्रांसपोर्ट बाय द रोड, तो टू द बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। जो गुड्स क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ पे करेगा। इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन हिज ओन conveyance public transport then the registered person shall generate the e-way bill। और इसमें बोथ ए एंड बी पार्ट जो है, अगर खुद के उसमें कर रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना वो दोनों पार्ट भरेगा। देन उसके बाद है वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज। रेलवे से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो नो रिक्वायरमेंट टू कैरी द ई वे बिल अलॉन्ग द गुड्स, बट द रेलवे हैज टू कैरी इनवॉइस, डिलीवरी चालान या फिर बिल ऑफ सप्लाई एज अ केस में भी अलॉन्ग विद द गुड्स। यानी कि यहाँ पे ई वे बिल करना तो जरूरी नहीं है, बट फर्दर ई वे बिल जनरेटेड फॉर द मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस। अब यहाँ पे ई वे बिल हमेशा कैरी करना जरूरी नहीं है, बट ई वे बिल जो हमने जनरेट करा है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जब हम लोग गुड्स की डिलीवरी करेंगे तब हमारे को ई वे बिल चाहिएगा। एंड रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड अनलेस द ई वे बिल रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यानी कि यूं साथ में लेके घूमने की जरूरत नहीं है, बट एट द डिलीवरी टाइम तो कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। Registered person or the transporter at this option generate and carry the e-way bill even if the consignment of the value is less than 50,000। अगर कम भी है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। When it is not mandatory to furnish the details of conveyance in part B।
कब मैंडेटरी नहीं होता है, पार्ट ए तो हम लोग को भरना ही भरना पड़ता है, तो ई वे बिल को फिर भी हम लोग वैलिड मान लेंगे अगर पार्ट ए और बी फिल करे हैं। बट इन द फॉलोइंग केसेस, अगर हमने पार्ट ए भी हमने भर दिया है, मतलब कि हमने मेन चीज़ें बता दी है कि यहाँ पे GSTN वगैरह ये सब बताया, ट्रांसपोर्टर की बेसिकली डिटेल्स नहीं दी है, तो वो कहाँ पे आएगा, अगर ट्रांसपोर्ट हम लोग कर रहे हैं फॉर ए डिस्टेंस और अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम विद इन द स्टेट या यूटी, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ विद इन द स्टेट ही कवर कर रहे हैं 50 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कंसाइनर ही ट्रांसपोर्टर जो है उसके प्लेस पे कर रहा है, जो कि क्या करेगा, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, या फिर और फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिजनेस और द ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ द कंसाइनी, या फिर ट्रांसपोर्टर भी कंसाइनी को दे रहा है, लेकिन ये सारा का सारा क्या है, अप टू 50 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे क्या है कि पार्ट ए भी अगर हमने भरा है तो हम लोग क्या मान लेंगे, उसको वैलिड मान लेंगे। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, यानी कि अब है ना, एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में कर रहे हैं, तो कंसाइनर और द रेसिपिएंट हु हैज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन इन द पार्ट ए, जिसने पार्ट ए में इंफॉर्मेशन दी है, और द ट्रांसपोर्टर शैल बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो जो ट्रांसपोर्टर बाद में है, अब हमारा जो करने वाला है, तो बिफोर द ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट जब हम लोग कर रहे हैं, तो अपडेट द डिटेल्स ऑफ द कन्वेंस इन द पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल, यानी कि अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा पार्ट बी है, डिटेल्स ऑफ द कन्वेंस, वो हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंसाइनर या रेसिपिएंट है जिसने फर्निश करी है इन्फॉर्मेशन इन द पार्ट ए, या फिर जो ट्रांसपोर्टर है, मैं असाइन द ई वे बिल नंबर जो है वो अनदर रजिस्टर्ड या एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे ई वे बिल फॉर अपडेटिंग द इन्फॉर्मेशन इन द पार्ट बी फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट। हाउएवर वंस द डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी, अगर एक बार उसने डिटेल अपडेट कर दी, सो द कंसाइनर और द रेसिपिएंट जिसने इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है पार्ट ए में, शैल नॉट बी अलाउड टू असाइन द ई वे बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे ये है कि अगर एक बार उसने डिटेल अपडेट कर दी, तो वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को क्या है कि जो रेसिपिएंट और कंसाइनर है वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर है कंसोलिडेटेड ई बिल, आफ्टर ई बिल हैज जनरेटेड और मल्टीपल कंसाइनर्स आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेंस, एक ही कन्वेंस में कई बार क्या है, मल्टीपल कंसाइनमेंट हम लोग को करने पड़ते हैं, तो द ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ द ई वे बिल्स जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, और कंसोलिडेटेड ई वे बिल जो है हमारा, वो फॉर्म GST EWB 02 में जनरेट करेंगे कॉमन पोर्टल प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, गुड्स चले गए उसके बाद जनरेट नहीं करना है, सारी चीज़ें प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स होएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो मल्टीपल कंसाइनमेंट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ही कंसाइनमेंट में करने हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर बताना पड़ेगा ई वे बिल्स का इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, ये सारी चीज़ करनी है। एंड द इन्फॉर्मेशन फर्निश इन द पार्ट ए ऑफ द ई वे बिल शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर, सप्लायर जो रजिस्टर्ड सप्लायर उसको हम लोग दे देंगे कॉमन पोर्टल पे, इन्फॉर्मेशन जो है ना रजिस्टर्ड सप्लायर को दे देंगे, जो कि क्या है, यूटिलाइज करेगा फॉर द डिटेल्स इन द फॉर्म GSTR 1। And when the information has been updated by the registered unregistered supplier और unregistered recipient, अगर उसने इन्फॉर्मेशन करी है तो उसको इन्फॉर्म कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली, मोबाइल नंबर या ईमेल जो भी अवेलेबल है उससे। तो ये सारा हमारा था कि अगर एक ही कंसोलिडेटेड ई वे बिल मैंने बता दिया, मल्टीपल कंसाइनमेंट, तो GST EWA 02 डाल सकता और सीरियल नंबर वाली बात है यहाँ पे। कैंसिलेशन ऑफ द ई वे बिल, दैट इज रूल नंबर 138(9), तो गुड्स आर आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड, गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करा है, और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फर्निश इन द ई वे बिल, तो ई वे बिल को कैंसिल इलेक्ट्रॉनिकली कर देंगे कॉमन पोर्टल विद इन 24 आवर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द ई वे बिल, यानी कि 24 आवर्स के अंदर ही इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड ई वे बिल जो है EWV कैन नॉट बी मॉडिफाइड या एडिटेड, ये सिर्फ कैंसिल ही हो सकता है, इसको बार बार एडिट चेंज नहीं करा जाएगा, क्योंकि प्रायर टू मूवमेंट करते हैं, गुड्स एक बार चले गए फिर क्या मतलब है। तो फॉर ईच इनवॉइस वन ई वे बिल हैज टू बी जनरेटेड, हर इनवॉइस के लिए अलग बिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर सेम और डिफरेंट कंसाइनी आर इन्वॉल्व। मल्टीपल इनवॉइस कैन नॉट बी क्लब टुगेदर फॉर वन ई वे बिल, यानी कि मल्टीपल इनवॉइस है, हम लोग एक ई वे बिल कर दें, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो आफ्टर जनरेटिंग ऑल द ई वे बिल, वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल हम लोग बना सकते हैं, यानी कि हर चीज़ हमें पहले तो वन इनवॉइस और वन ई वे बिल करना है, उसके बाद हमारे पास ये भी चॉइस है कि हम लोग वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज इफ द गुड्स आर गोइंग इन दी वन व्हीकल। और पेनल्टी क्या है, नॉन इशुएंस ऑफ द ई वे बिल, ये हमारी है 10,000 और अमाउंट ऑफ द टैक्स इवेजन, यानी कि मिनिमम 10,000 तो है ही है, और अमाउंट ऑफ द टैक्स इवेजन विच एवर इज हाई। फिर यहाँ पे आ जाएगा वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल और कंसोलिडेटेड ई वे बिल की कहाँ तक की हमारी वैलिडिटी होती है। तो इसकी वैलिडिटी जो है हम लोग करेंगे डिसाइड डिस्टेंस विद इन द कंट्री से। अगर है ना डिस्टेंस जो है हमारी वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, तो रेलेवेंट डेट भी हम लोग को यहाँ पे देखनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे जो रेलेवेंट डेट है उसका क्या मतलब है, रेलेवेंट डेट मीन्स द डेट ऑन विच द ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड एंड द पीरियड ऑफ वैलिडिटी जो है वो कब से काउंट करेंगे, शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम जब ई वे बिल जनरेट हुआ है एंड ईच डे शैल बी काउंटेड एज द पीरियड एक्सपायरिंग एट द मिडनाइट ऑफ द डे। तो हर दिन जो है वो काउंट करेंगे एज द पीरियड एक्सपायरिंग एट द मिडनाइट ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द बिल। आज जनरेट हुआ तो उसके मिडनाइट में वो क्या करेंगे, एक्सपायरी वाला देखेंगे। अब क्या है, डिस्टेंस है अगर अप टू 200 किलोमीटर्स है तो यहाँ पे क्या है, वैलिडिटी कितनी होगी, रेलेवेंट डेट से मतलब जब जनरेट हुआ है बिल उससे, तो 1 डे इन केस अदर देन दी ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो अगर है ना अप टू 200 किलोमीटर है तो हम लोग उसकी सिर्फ 1 डे की वैलिडिटी देंगे, लेकिन ये है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें क्या है एटलीस्ट 1 लाख जो है ना वो इन्वॉल्व करता है ट्रांसपोर्ट बाय शिप। और अगर फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ आफ्टर है 200 या उससे भी ज़्यादा है, अप टू 200 बोला यानी कि इससे कम, और फिर एवरी 200 किलोमीटर और उसके बाद वाला जो है तो वो एडिशनल डे हम लोग दे देंगे यहाँ पे एक और, अदर देन द ओवर डायमेंशनल कार्गो हम और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लाख क्या है शिप से है। अब हम बात करते हैं कि क्या है 1 लाख इन्वॉल्व बाय शिप। अब ये वाला हमारा केस आ जाता है तो इसमें आ जाता है अप टू 20 किलोमीटर। तो इसमें हमारा आ जाता है कि अप टू 20 किलोमीटर या फिर फॉर एवरी 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ। अब इसमें क्या है अप टू 20 किलोमीटर में भी 1 डे मान लेंगे अगर एटलीस्ट 1 लाख जो है ना इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप इन केस ऑफ द ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट जो है। और अगर 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 एडिशनल डे दे देंगे जहाँ पे एटलीस्ट 1 लाख क्या है इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट बाय शिप। नाउ वैलिडिटीज कमेंसमेंट की बात करें, वैलिडिटी ई वे बिल की कब से शुरू होती है, जब फर्स्ट एंट्री हमारी पार्ट बी में आती है। क्योंकि ई वे बिल का मतलब क्या है भाई, मूवमेंट शुरू हो गया, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स आ गई है, तो इट मे बी नोटेड दैट द वैलिडिटी इज नॉट रिकैलकुलेटेड फॉर द सब्सिक्वेंट एंट्रीज एंड एक्सटेंशन वैलिडिटी पीरियड का कर सकते हैं। तो यहाँ पे करता है कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द गुड्स। तो कमिश्नर कर सकते हैं अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। फिर है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द ई वे बिल। तो ई वे बिल का शैल बी मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को कब अवेलेबल करेंगे, व्हेन द डिटेल्स इन द पार्ट ए ऑफ द जीएसटी EWB01 हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर। जब सप्लायर ने कर दिया तो रेसिपिएंट को अवेलेबल करा देंगे और सप्लायर को अवेलेबल करा देंगे व्हेन द डिटेल्स इन द पार्ट ए ऑफ द जीएसटी EWB हैज बीन फर्निश्ड बाय द recipient. So who shall communicate the acceptance or rejection of the consignment which is covered by the e-way bill? e-way bill में जो हमारा consignment covered है तो वो supplier या registered recipient जो है वो accept भी कर सकता है, reject भी कर सकता है। and e-way bill generated in one state वो valid होगा दूसरे state में। स्पेसिफाइड टाइम लिमिट भी आती है इन केस द पर्सन टू होम द इन्फॉर्मेशन इन द पार्ट ए इज मेड अवेलेबल, जिसको हमने इन्फॉर्मेशन करी है और वो हमारा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है कि उसने एक्सेप्ट किया है रिजेक्ट करा है, तो इट शैल बी डीम दैट ही हैज एक्सेप्टेड द डिटेल्स। तो यहाँ पे अर्लियर ऑफ आ जाएगा 72 आवर्स ऑफ द डिटेल बीइंग मेड अवेलेबल टू है, यानी कि हमने उसको डिटेल्स बता दी है 72 आवर्स हो गए और द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, सो विच एवर रिजल्ट या तो गुड्स पहुंच गए ये 72 आवर्स हो चुके हैं तो हम लोग मान लेंगे कि भाई उसने कुछ कम्युनिकेट हमको करा ही नहीं, तो हमने सोच लिया कि भाई वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 138.14 जिसमें कि क्या है, सिचुएशंस है कि जहाँ पे हम लोग को ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुड्स अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ये सारे के सारे गुड्स हैं जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं जिनके बारे में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड या फिर नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स हैं, नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी NDEC वाले कस्टमर्स हैं, kerosene oil sold under PDS, postal baggage supported by the Department of Post, natural या cultured pearls है, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं या मेटल्स क्लैड विद दी प्रेशियस मेटल्स हैं, ज्वेलरी, गोल्ड मेड्स, सिल्वर स्मिथ्स, वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स हैं बट एक्सेप्ट द इमिटेशन ज्वेलरी। यानी कि अगर हमने प्लास्टिक वाली और नकली ज्वेलरी है वो हम लोग को नहीं है, उसमें हम लोग को ई वे बिल करना पड़ेगा, बट जो एक्चुअली वाली है ज्वेलरी वगैरह उसके लिए नहीं है। करेंसी, पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट्स या कोरल, अनवर्कड एंड वर्कड कोरल, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ई वे बिल नहीं ज़रूरत है, बट इमिटेशन ज्वेलरी की बात करें ना वहाँ पे हम लोग को ई वे बिल करना पड़ेगा। सेकंड है गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज कन्वेंस, या फिर थर्ड हमारा है गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डेपोट पे जा रहा है और अ कंटेनर फ्राइट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम्स। तो यहाँ तक भी अगर कर रहे हैं। फिर फोर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स विद इन सच एरियाज एज मे बी विद इन सच एरियाज विच आर नोटिफाइड अंडर द रूल 138.14D, आगे हम लोग बताने वाले हैं। और वेयर द गुड्स आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स
जो हम लोग जिसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, बट यहाँ पे अदर देन द डी ऑयल्ड केक। डी ऑयल्ड केक क्या है? बाय प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फ्रॉम सीड होता है, ऑयल केक होता है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बट गुड्स जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं, तो उसकी भी ईवी बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्ट आर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब हैं। या फिर सप्लाई ऑफ द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज ट्रीटेड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, उसको सप्लाई ही नहीं मानते। एंड गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड, कस्टम बॉन्ड में अगर करा है फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन टू अनदर कस्टम स्टेशन, या फिर अंडर द कस्टम सुपरविजन और अंडर द कस्टम सील। गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, या फिर नेपाल और भूटान के लिए ट्रांजिट कार्गो अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको भी नहीं करना पड़ेगा ई वे बिल। एंड ट्रांसपोर्टेड कर रहे हैं वो ही मैंने बताया एग्जाम फ्रॉम टैक्स है वो, या फिर एनी मूवमेंट ऑफ द गुड्स जो कॉज कर रहा है डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ कंसाइनर और कंसाइनी, एंड वेयर द कंसाइनर ऑफ द गुड्स या फिर सीजी है, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट है, लोकल अथॉरिटी है, फॉर ट्रांसपोर्ट बाय रेल, यानी कि ओनली फॉर रेल के लिए हम लोग को, सरकार को भी सिर्फ रेल के लिए करा है कि अगर वो रेल से कर रहे हैं कंसाइनर वो हैं तो उनको एग्जम्प्ट है। वेयर द एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट अप टू डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू ए वे ब्रिज अकम्पनीड बाय अ डिलीवरी चालान। और यहाँ पे ई वे बिल की जगह हमने बोल दिया डिलीवरी चालान लगेगा यहाँ पे, तो ये तो लगता ही है। तो यहाँ पे डिलीवरी चालान की क्या बात हो गई कि 20 किलोमीटर तक अगर हम लोग कर रहे हैं कि बिजनेस ऑफ द कंसाइनर से टू अ वे ब्रिज अकम्पनीड बाय अ डिलीवरी चालान, एंड वेयर द एम्प्टी सिलेंडर फॉर पैकिंग ऑफ द एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर बीइंग मूव फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, सप्लाई के लिए नहीं कर रहे हैं और अदर रीजंस के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे जितनी भी हमने ये बात करी वहाँ पे ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल 138 ए हमारा आता है कि डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस क्या है कि हम लोग को कैरी करने पड़ेंगे बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। अब कन्वेंस वाला लेके जा रहा है तो वहाँ पे उसको क्या कैरी करना पड़ेगा? इनवॉइस और द बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे कॉपी ऑफ द ई वे बिल इन द फिजिकल फॉर्म चाहिएगी और द ई वे बिल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप्ड टू अ RFID एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस। यानी कि एक है ना RFID चीज़ लगती है कन्वेंस पे, वहाँ पे RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो है वो लगा दो। तो इनमें से कोई भी हम लोग को ई वे बिल की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। एंड इन केस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स द पर्सन इन चार्ज को क्या करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री की कॉपी भी रखनी पड़ेगी। एंड इन केस ई इनवॉइस अगर हमने इशू करा है तो क्विक रिस्पॉन्स कोड हैविंग एन एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर, तो ई इनवॉइस आ गया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? QR कोड के साथ में आ जाएगा एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर मे बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन लिeu ऑफ द फिजिकल कॉपी ऑफ सच टैक्स इनवॉइस। फिर रूल नंबर 138 वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द कन्वेंस। वेरिफिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कमिश्नर यहाँ पे ऑथराइज करेगा, यहाँ पे ज़्यादातर कमिश्नर वर्ड आ रहा है, कमिश्नर में ऑथराइज द PO टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस टू वेरीफाई द ई वे बिल, वेरीफाई कर सकता है, या फिर ई वे बिल नंबर इन द फिजिकल फॉर्म फॉर ऑल द इंटर या इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। और कमिश्नर शैल गेट द RFID रीडर्स इंस्टॉल एट द प्लेसेस फॉर वेरिफिकेशन, तो RFID रीडर्स भी लगेंगे एट द प्लेसेस फॉर द वेरिफिकेशन। एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द इविजन ऑफ टैक्स या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कन्वेंस दैट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय एनी अदर ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। कमिश्नर ने अगर अप्रूव कर दिया है तो फिर बाद में कोई भी दूसरा ऑफिसर भी कर सकता है। तो ये 138B था जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, और 138C है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द गुड्स भी हम लोग कर सकते हैं। तो गुड्स की क्या है? समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स इन ट्रांसिट दैट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंस्पेक्शन। यानी कि समरी रिपोर्ट जो है ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट जो है उसकी हमें 24 आवर्स में बता देंगे, और फाइनल रिपोर्ट है विद इन द 3 days ऑफ द सच इंस्पेक्शन है। एंड नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेड इन कन्वेंस शैल बी कैरिड आउट अगेन इन द स्टेट या यूटी अनलेस द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इविजन ऑफ टैक्स। अगर हमारे को इविजन ऑफ टैक्स की इन्फॉर्मेशन आती है तभी करते हैं, बार बार वेरीफाई नहीं करना। तो यहाँ पे समरी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट हो गई, उसके बाद बार बार ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 138D है कि फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिटेंशन ऑफ द व्हीकल। अगर व्हीकल को इंटरसेप्ट किया है और डिटेन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट से ज़्यादा डिटेन किया है तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? अपलोड करेगा द इन्फॉर्मेशन इन द स्पेसिफाइड फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल। देन 138E है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फर्निशिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द पार्ट ए ऑफ द फॉर्म GST ई वे बिल 01। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नो पर्सन shall not be allowed to furnish the information in the part A in respect of any outward movement of a movement of goods of a registered person। अगर वो क्या है
इंक्लूडिंग नो पर्सन, मतलब कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या कोरियर एजेंसी है, वो नहीं करेगा पार्ट ए में। कब नहीं करेगा? ऑफ द जो हम लोग गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द सेल्फ असेस्ड टैक्स फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। यानी कि अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है, बट वो जो पर्सन है ना, रजिस्टर्ड पर्सन, उससे वो कंपोजिशन स्कीम वाला है, और उसने क्या है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से क्या है कि स्टेटमेंट नहीं दिया है फॉर द सेल्फ असेस्ड टैक्स। एंड दूसरा है कि पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम में है, उसने क्या है रिटर्न नहीं दिए हैं फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड तक उससे नहीं दिए हैं, या फिर पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड द GSTR 1, जिसमें कि क्या है स्टेटमेंट ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई आता है फॉर एनी 2 मंथ और क्वार्टर एज द केस में बी। एंड अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, अगर इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो भी कंसर्न वगैरह है वो अलाउ नहीं करेंगे उनको, तो फर्निश द इन्फॉर्मेशन इन द पार्ट ए ऑफ द फॉर्म GST EWA 01। अब हमारा आता है रूल नंबर 138F, जिसमें कि हम लोग को क्या है इन्फॉर्मेशन देनी है इन केस ऑफ द इंट्रा स्टेट मूवमेंट। सेम मूवमेंट, मतलब सेम स्टेट में मूवमेंट हो रहा है ऑफ द गोल्ड या प्रेशियस स्टोन्स है, और जनरेशन ऑफ द ईवे बिल देयर ऑफ। वैसे तो नहीं करते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि वेयर अ कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स या यूटी टैक्स, उसने मैंडेटरी करा है कि फर्निशिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ही हम लोग कर रहे हैं, और गोल्ड या प्रेशियस स्टोन्स का कर रहे हैं, और जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है, दैट मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स या फिर यूटी टैक्स इन कंसल्टेशन विद द जुरिसडिक्शनल PCC, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल टैक्स, और एनी कमिश्नर ऑथराइज बाय हिम। यानी कि PCC भी है या फिर CC है या फिर C है, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है कॉज इन रिलेशन टू सप्लाई और इवन फॉर रिलेशन टू अदर देन सप्लाई और ड्यू टू द इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम फॉर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट एज विद इन द सेम स्टेट, वो इन्फॉर्मेशन देगा गुड्स की इलेक्ट्रॉनिकली इन द पार्ट ए ऑफ द फॉर्म GST ई-वे बिल 01, और जिसके अगेंस्ट में क्या है यूनिक नंबर जो है वो जनरेट होगा। एंड वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड सप्लाइड थ्रू एन इको या फिर कोरियर एजेंसी से कर रहे हैं, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में जाएगी वो इको या कोरियर एजेंसी देगा। एंड इन्फॉर्मेशन इन द पार्ट बी जो होता है GST EWA 01 that shall not be required to be furnished in the movement of the goods, ये वाली बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर फर्निशिंग द पार्ट ए वाली जो इन्फॉर्मेशन है, तो ईवे बिल जो है हमारा वो जनरेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पार्ट ए वाला ज़रूरी है ज़्यादा। तो इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन दी पार्ट ए शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर, तो जो हमारा यहाँ पे सप्लायर है उसको अवेलेबल हो जाएगा, हु में यूटिलाइज द सेम फॉर द डिटेल्स इन दी फॉर्म GSTR 1, क्योंकि उसको पता पड़ेगा ना, तो रजिस्टर सप्लाई के लिए यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में गई है वो वहाँ पे वो यूटिलाइज कर सकता है। एंड वेयर एन ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर दिस बट गुड्स आर नाइदर ट्रांसपोर्टेड एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स इन द ईवे बिल, सो ईवे बिल वहाँ पे कैंसिल हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि विद इन 24 आवर्स ऑफ द जनरेशन में भी कैंसिल हो जाता है। एंड प्रोवाइडेड ईवे बिल कैन नॉट बी कैंसल इफ इट हैज़ बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। यानी कि अगर उसको वेरीफाई कर दिया गया है ईवे बिल को ट्रांजिट में कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके वेरीफाई हो चुके हैं, तो फिर हम लोग क्या है कि उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी नो वी ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, फिर भी हम लोग को ईवे बिल नहीं जनरेट करना पड़ेगा अगर वे द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो से हम लोग लेके आ रहे हैं उसको टू एन इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट और अ कंटेनर फ्राइट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम, यानी कस्टम वाले से क्लियर वहीं पे ही घूम रहा है अभी, या फिर वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर द कस्टम बॉन्ड्स अगर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अंडर कस्टम सुपरविजन और अंडर कस्टम सील, तो यहाँ पे हम लोग को ईवे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टम बॉन्ड मतलब फ्रॉम एन इनलैंड कंटेनर डिपोट और ए कंटेनर फ्राइट स्टेशन टू अ कस्टम पोर्ट, वहीं के वहीं लेके जा रहे हैं। कंसाइनमेंट वैल्यू जो है हमने इतनी बार उसकी बात तो कर ली, बट कंसाइनमेंट वैल्यू खुद क्या होता है, तो वो होता है द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चैनल एज द केस में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, और उसमें क्या आ जाएगा सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, ये सब टैक्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एंड शैल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ द एग्जाम सप्लाई नहीं इंक्लूड करना है वेयर द इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द एग्जाम्प्ट एंड द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स, वहाँ पे हम लोग को एक्सक्लूड करना है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात करें, ट्रांसपोर्टर जो है, वेयर हाउस कीपर जो है, हैज़ टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड द रिकॉर्ड्स, जो कि हम लोग अभी बताने वाले हैं। रेसिपिएंट टैक्स पेयर है वो भी रिकॉर्ड और अकाउंट्स मेंटेन करेगा। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू द गुड्स स्टोर्ड एट द ट्रांसपोर्टर गोडाउन, जो ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में अगर करा है एज अ दैट इज द रेसिपिएंट
taxpayers additional place of business by the recipient taxpayer that may be maintained by him at the principal place of business। यानी कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो हमारी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए है, ट्रांसपोर्ट और गोडाउन, वो हमारा एडिशनल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे हम लोग उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है मेंटेन कर सकते हैं। एंड द फैसिलिटी ऑफ द डिक्लेयरिंग द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो रेसिपिएंट टैक्सपेयर का है हैज इन नो वे पुटिंग एनी एडिशनल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑन द ट्रांसपोर्टर, उसकी कोई एडिशनल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एट विच प्लेस? तो रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एडिशनल प्लेस पे भी करना पड़ता है, प्रिंसिपल प्लेस पे भी करना पड़ता है, और हर रजिस्टर्ड पर्सन को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स करनी पड़ती है। सो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन क्या करने पड़ते हैं? ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी मेंटेन: production or manufacture of goods, inward and outward supply of goods and services or both, stock of goods, ITC अवेल हमने कितना किया, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, एंड रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। तो रिकॉर्ड्स की बात करें तो अकाउंट्स तो ये सारे हो गए जो मैंने बताया, और रिकॉर्ड्स में आते हैं ट्रू एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ दी ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ दी, एक तो क्या है रिवर्स चार्ज सप्लायर्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ दी सप्लायर्स एंड रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स। तो नेम एंड एड्रेस उनके आ जाएंगे, और दूसरा रिवर्स चार्ज सप्लाईज जो है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट उसमें आएगा गुड सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड कितनी है, या फिर सेपरेट अकाउंट ऑफ दी सेपरेट अकाउंट ऑफ द एडवांसेज, एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। तो यानी कि ये सारे हम लोग को एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे इन 4-5 चीज़ों का। रिवर्स चार्ज सप्लाईज, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितनी करी, अकाउंट ऑफ द एडवांसेस के बारे में, और एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। तो इनके अलग से रिकॉर्ड्स करेंगे, उनके अकाउंट्स करेंगे, और नेम्स एंड एड्रेस किसके करेंगे, सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द एजेंट। तो एजेंट भी है ना क्या करेगा, रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगा। तो उसमें क्या आ जाएगा APAT, यानी कि ए से आएगा ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे वो कर रहा है। ऑथराइजेशन जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। पी से पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड और सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल वो करेगा। ए से अकाउंट्स की डिटेल्स ऑफ द अकाउंट फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, एंड टी से टैक्स पेड ऑन द रिसीव्ड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इफेक्टिव ऑन बिहाफ ऑफ द एवरी प्रिंसिपल। अब रिकॉर्ड्स जो कि मेंटेन करने हैं मैन्युफैक्चरर को और सर्विस प्रोवाइडर को। तो मैन्युफैक्चरर किसके करेगा, सबसे ज़्यादा क्या काम है उसका, तो मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द रॉ मटेरियल सर्विसेज यूज इन द मैन्युफैक्चर प्लस द गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग द वेस्ट एंड द बाय प्रोडक्ट्स। और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अकाउंट्स करेगा मेंटेन क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कितने हमने गुड्स यूज करे हैं, एंड डिटेल्स ऑफ द इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज एंड सर्विसेज सप्लाइड। Then separate record for the contract work to be maintained by a person executive the work contract। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहा है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हमारे आएंगे नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड एंड सप्लायर फ्रॉम whom the goods and services are received। तो इनके तो हम लोग को नेम्स एंड एड्रेस लिखने पड़ेंगे। एंड देन सेपरेट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय पर्सन एग्जीक्यूटिंग, और जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका भी हम लोग को करना पड़ेगा। यानी कि नेम तो आ जाएंगे उनके कि किसके बिहाफ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और किससे हमने सप्लायर कौन है हमारा, और दूसरा सेपरेट रिकॉर्ड हमारा मेंटेन करेगा कौन करेगा, जो एग्जीक्यूट कर रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो मेंटेन करेगा DVQ यानी कि डिस्क्रिप्शन वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ द गुड एंड सर्विसेज जो कि हमने यूटिलाइज करनी है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर डिटेल्स ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट की डिटेल करेगा, यानी कि DVQ भी वो मेंटेन करेगा। फिर रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय ऑपरेटर और ओनर ऑफ द गोडाउन और वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर्स प्रोवाइडर्स जो हैं, तो उन लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जो भी हमारा पहले हम बात करते हैं कि ओनर ऑपरेटर ऑफ द गोडाउन या वेयर हाउस या फिर ट्रांसपोर्टर प्रोवाइडर है, भले चाहे वो रजिस्टर हो या नहीं हो, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कंसाइनर का, कंसाइनी का, द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब हम बात करते हैं कि पहले हम लोग कर लेते हैं ओनर और ऑपरेटर ऑफ द गोडाउन और वेयर हाउस। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर द पीरियड फॉर विच द पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस, जितने टाइम गुड्स वेयर हाउस में रहे हैं वो, एंड द पर्टिकुलर रिलेट टू द डिस्पैच मूवमेंट रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। तो ये सारा मेंटेन करना पड़ेगा ओनर और ऑपरेटर को। और ट्रांसपोर्टर जो है वो किसका करेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट तो नहीं, रिकॉर्ड्स करेगा किसका, गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड, गुड्स स्टोर्ड इन द ट्रांजिट बाय हिम, GSTI। तो ये तो हमने बता दिया रिकॉर्ड्स करेंगे। तो अकाउंट्स और रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करेंगे, तो रिकॉर्ड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो ऑथेंटिकेट करेंगे डिजिटल सिग्नेचर से, और प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप हमको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स का मेंटेन एंड प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। और सच रिकॉर्ड नीड्स टू बी
प्रोड्यूस ऑन द डिमांड इन हार्ड कॉपी और इन एनी इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। तो अगर डिमांड आए तो हम लोग उसको हार्ड कॉपी या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में कर पाएँ। एंड डिटेल्स ऑफ द फाइल, देयर पासवर्ड, एक्सप्लेनेशन फॉर द कोड्स एंड एनी अदर इन्फो रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस। तो ये सब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड द एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द डेटा स्टोर्ड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर हमने रिकॉर्ड रखा है तो वो भी हमारा आ जाएगा। एंड नो एंट्री टू बी इरेज्ड या ओवर रिटन एंड इनकरेक्ट एंट्रीज जो हैं अदर देन दोज ऑफ क्लैरिकल नेचर। क्लैरिकल मिस्टेक की बात करें, इनकरेक्ट एंट्रीज जो हैं बी स्कॉर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन एंड देयर आफ्टर द करेक्ट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड। एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जब मेंटेन कर रहे हैं, अ लॉग ऑफ एंट्री एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड वो भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट को सीरियली नंबर करेंगे एंड दे आर टू बी प्रोड्यूस ऑन द डिमांड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। एंड फेलियर टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, अगर हमने फेलियर करा है तो भी डिटरमाइन करेगा टैक्स पेएबल ऑन द अनअकाउंटेड गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि अगर पर्सन ने सप्लाई करे हैं। और प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 73 या 74 जो भी है तो वो हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स, और पेनल्टी भी लगाएंगे। और रिटेंशन ऑफ द अकाउंट्स कितने टाइम के लिए हमको करना पड़ेगा, 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। यानी कि 72 मंथ्स का मतलब होता है कि 6 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न। एनुअल रिटर्न जो होती है उसकी ड्यू डेट जो है तब तक हम लोग को ये रिटेंशन करके रखना पड़ेगा। एंड वेयर एन अपील, रिवीजन या फिर कोई भी प्रोसीडिंग बिफोर एनी एपेलेट रिविजनल अथॉरिटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है तो हम लोग को कितना करना पड़ेगा, 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील, रिविजन, प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन, या तो 1 ईयर आफ्टर दैट और 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न। इन दोनों में से जो भी क्या है हमारा लेटर है तो तब तक के लिए हम लोग को करना पड़ेगा। यानी कि जो अपील है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो लेटर हो रहा है अगर 72 मंथ पहले होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील, फाइनल डिस्पोजल होने के भी 1 ईयर बाद वहाँ तक हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 21 है ई वे बिल उसका रिवीजन ऑडियो कंप्लीट होता है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 जो कि है जॉब वर्क में। अब हमारा जीएसटी का पोर्शन में बिल्कुल छोटा सा ही कुछ चीज़ें हैं रह गई है, वही हम लोग बात करेंगे। एंड टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन सभी के एग्जाम्स हैं और ये रिवीजन ऑडियोज जिनको भी अच्छे लग रहे हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।